वेलकम टू ऑल। अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 4, क्लास 8। तो शुरुआत कर रहे हैं हम प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग से कि प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग होती क्या है। तो जैसा नॉर्मली इसको तीन पार्ट है, 3 वर्ड्स हैं, तीनों को देखिए इजी लैंग्वेज में समझना। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है कि वो पुराने तौर तरीके, पी से प्राचीन मान लो आप, ठीक है, कि पुराने तौर तरीकों को यूटिलाइज किया जा रहा है फार्मिंग के लिए। सब्सटेंस का मतलब होता है अपनी आजीविका के लिए, मतलब यार मेरे को केवल मेरी फैमिली से मतलब है, बाहर क्या हो रहा है दुनिया में उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। बेसिक सा मीनिंग समझना हो तो कि मतलब फार्मिंग में केवल मैं उतनी ही मेहनत करूंगा या मेरे खेत में उतना ही प्रोडक्शन होगा कि मेरी फैमिली की नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए, मेरे को मार्केट के लिए या पैसा कमाने के लिए फार्मिंग नहीं करनी है। तो प्रीमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग सिंपल सा समझें तो फार्मिंग का वो तरीका जिसमें कि किसी प्रकार के कोई मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करेंगे। जो पुराने तरीके से, जो पुराने टाइम में हमारे एंसेस्टर्स के टाइम में जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी तब जैसा सिंपल तरीके से जो वो लोग फार्मिंग करते थे उन्हीं तरीकों को हम यूटिलाइज करते हुए फार्मिंग करेंगे। तो इस प्रकार की फार्मिंग में प्रोडक्शन कितना होगा भाई? प्रोडक्शन केवल इतना ही हो सकता है कि आपकी फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके। तो इसीलिए इसका नाम है प्रीमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग। ओके, पी से याद रखिए प्राचीन, सब्सटेंस और पेट लायक भरने लायक मिल जाए, फैमिली का फार्मिंग खेती समझ गए हो। तो प्रैक्टिस ऑन ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड कि अब देखिए केवल फैमिली पर्पज के लिए करना है, ज़्यादा बाहर के बारे में सोचना नहीं है, मार्केट के लिए सोचना नहीं है। तो छोटे छोटे जो पैच ऑफ लैंड है, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े, उनके ऊपर इस खेती को किया जाता है। यूज प्रीमेटिव टूल्स, प्रीमेटिव यानी जो प्राचीन जो औजार थे उन्हीं को यूज करते हैं, कोई मॉडर्न टाइप के कोई ट्रैक्टर्स वगैरह इनका यूज नहीं करते हैं। प्राचीन समय में जैसे हल हो गया, कुदाल हो गया, हल भी वो लकड़ी का बना होता था जिससे मिट्टी को थोड़ा बहुत खुरच दिया जाता है। डिगिंग स्टिक्स यानी मिट्टी को थोड़ा बहुत खुरचने के लिए जो स्टिक्स होती हैं लकड़ी की बनी हुई, जो एक साइड से थोड़ी नुकीली होती हैं, इस प्रकार के प्रीमेटिव जो टूल्स होते हैं उन्हीं को यूज करते हैं। फैमिली और कम्युनिटी लेबर, अब बाहर से कोई मजदूर नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा कोई सिस्टम नहीं यूज कर रहे हैं लोग। तो भैया फैमिली में इतने लोग होते हैं, या तो उनकी हेल्प से ही फार्मिंग हो जाती है या फिर कभी ज़्यादा जरूरत हो तो आसपास की जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, समुदाय के लोग होते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं जब खेती में इस प्रकार की लेबर की जरूरत होती है। डिपेंड्स अपॉन द मानसून कि यहाँ पर कोई कैनाल कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, कोई तालाब नहीं बना रहे हैं, ना कोई इरिगेशन के लिए कुआं खोद रहे हैं, ना ही कोई स्प्रिंकल लगा रहे हैं, ना कोई ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं। बीज डाल दिए, बीज डालने के बाद भैया जो भी पौधा उगेगा, जो भी खेती किसानी जो भी होगी, वो सब ऑन द गॉड की मर्जी पे है, यानी कि पूरा मानसून के ऊपर है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। मानसून में सही रेनफॉल हो गया तो ठीक है, अच्छी खेती हो जाएगी। रेनफॉल कम हुआ तो खेती थोड़ी कमजोर हो जाएगी, थोड़ा कम प्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन वो अपनी तरफ से और कुछ नहीं करते जैसा मॉडर्न टाइम में हम इरिगेशन पर्पज के लिए करते हैं। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोयल, अब सोयल के अंदर जो जमीन के अंदर जो फर्टिलिटी है उसी को यूज करते हैं फार्मिंग के लिए। ये नहीं है कि केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिए, कि कोई यूरिया डाल दिया या कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज कर लिया। सोयल के अंदर जो फर्टिलिटी है उसी के बेस पे ये फार्मिंग की जाती है। नेचुरल मैन्योर इज यूज, अब जो खेत में जो खाद वगैरह डालनी है तो उसमें कोई यूरिया डीजीपी या जो भी आप सुनते हो केमिकल फर्टिलाइजर्स, उन सबको यूज नहीं करते हैं, बल्कि जो एनिमल्स के जो जैसे काउ डंग्स हो गए, एनिमल्स के जो गोबर से जो खाद बनती है उसी को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। फार्मर्स ग्रो टू सब्सटेंट देयर फैमिली, की खेती केवल अपने फैमिली के सब्सटेंस के लिए उगाई की जाती है, फैमिली की नीड्स को पूरा किया जा सके, फैमिली की जितनी नीड्स हैं वो पूरी हो जाए, उनका पेट भर जाए, बस उतनी ही खेती इनके लिए ओके है। नो सरप्लस इज लेफ्ट फॉर सेल, तो जैसा बात हो गई भाई फैमिली की नीड्स के लिए खेती हो रही है तो सरप्लस कहाँ से बचेगा? सरप्लस का मतलब ये होता है कि अपनी खुद की और अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के बाद यदि आपके पास मार्केट में बेचने के लिए कुछ प्रोडक्शन बच जाए तो वो हमारा सरप्लस प्रोडक्शन होगा। तो या तो खेती की केवल फैमिली के लिए की जा रही है तो सरप्लस कहाँ से बचेगा? तो इसलिए कोई सरप्लस नहीं होता है। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, तो इस प्रकार की जो प्रिमिटिव फार्मिंग होती है वो अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से की जाती है। तो नॉर्मली इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपकी बुक में दे रखा है वो आपका है स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या जिसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं अगले स्लाइड में कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किस चिड़िया का नाम है। तो चलो भाई इसको अब दोबारा से पिक्चर से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसी प्रीमेटिव को, कि प्रैक्टिस ऑन ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड, कि जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर इसको प्रैक्टिस किया जाता है, इसको किया जाता है। अब देख सकते हो जमीन कितने छोटे छोटे, ये मान लो जिसका भी कलर अलग है वो सबके अलग अलग टुकड़े हैं, कि एक का इतना सा टुकड़ा है, दूसरे का इतना सा है, और तीसरे का इतना सा है,
चौथे भाई का इतना है, पांचवें का इतना है, तो यानी छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर खेती की जा रही है। यूज प्रीमेटिव टूल्स, ये प्रीमेटिव टूल्स भैया पुराने टाइम में इस प्रकार का, ये लकड़ी का हो गया जिससे वो थोड़ा बहुत खेत में खुदाई वुदाई करते होंगे। ये लकड़ी की पुरानी जो अभी कुदाल वगैरह या कस्सी जो भी बोलते हो वो हो गया। साथ ही ये एनिमल की पावर के साथ यहाँ पे हल भी आप देख रहे हो, तो हल में कोई लोहे की कुदाल नहीं लगी होगी, वो लकड़ी का ही लगा होगा, जिससे कि थोड़ा सा गहराई में खेत को जोता जा सके। तो ये प्रिमेटिव औजारों का यूज करते हैं। फैमिली या कम्युनिटी लेबर, लेबर के लिए कोई बाहर से आदमी को नहीं बुलाएंगे भैया, अपनी फैमिली में या कम्युनिटी में जो भी लोग हैं उन्हीं की हेल्प से फार्मिंग कर ली जाएगी। डिपेंड्स अपॉन द मानसून, मानसून भगवान इंद्र मेहरबान हो गए, रेनफॉल अच्छी होगी तो खेती अच्छी हो जाती है, वरना खेती बिगड़ जाती है। लेकिन ये अपनी तरफ से ऐसा कोई इरिगेशन सिस्टम को यहाँ पे यूटिलाइज नहीं करते हैं, सारी फसल है वो इनकी मानसून के ऊपर ही डिपेंड करती है। नेचुरल मैन्योर यूज, और नेचुरल मैन्योर में ये गाय ने कुछ गोबर दिया वो भी मैन्योर हो सकता है, पेड़ों की जो पत्तियां गिर जाती हैं वो भी एक नेचुरल मैन्योर हो सकता है। तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आसपास हो सकता है कोई कीड़े मकोड़े केंचुए वगैरह रहते हो तो उनसे भी कुछ फर्टिलिटी मिल जाती है। तो इस प्रकार से नेचुरल मैन्योर को यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स के लिए वो केमिकल फर्टिलाइजर का ये लोग यूज नहीं करते हैं। अब हम बात करें स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो शिफ्टिंग का नाम है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, इसलिए उसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसलिए बोलते हैं, इसको स्लेश थोड़ा काटा जाता है और बाद में उसको जलाया जाता है। तो इसका तरीका क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड, पहले एक पैच ऑफ लैंड, मान लीजिए जमीन का एक टुकड़ा है, ठीक है, ये जमीन का एक टुकड़ा है, इस जमीन के टुकड़े में कोई खेती नहीं की जाती है तो इसके ऊपर क्या हो सकता है, इसके ऊपर बहुत सारा ग्रास हो सकते हैं, घास हो सकता है, छोटे छोटे प्लांट्स इसके ऊपर हो सकते हैं, कोई बड़ा ट्री भी इसके ऊपर हो सकता है। तो इस प्रकार का एक पैच ऑफ लैंड है, पहले उसको क्लियर किया जाता है यानी उसको साफ किया जाता है, ठीक है। एंड प्रोड्यूस क्रियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली, उसके बाद इसको साफ करने के बाद वहाँ पे अनाज और दूसरे फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं ताकि अपनी फैमिली के लिए आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। वेन द सोइल फर्टिलिटी डिक्रीज, अब ये है कि इसके ऊपर आप कुछ केमिकल डाल नहीं रहे हो, कोई फर्टिलाइजर आप डाल नहीं रहे हो, ठीक है, केवल नेचर के बेस पे करना है। तो लगातार जब आप इसके ऊपर 3-4 साल फसल उगाते रहोगे तो एक दिन ऐसा होगा कि सोइल की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो वेन द सोइल फर्टिलिटी डिक्रीज, जब जमीन की जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरता है वो कम होती जाती है, तो फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, तो फार्मर इस जगह को छोड़ देगा और फार्मर अब दूसरे पैच ऑफ लैंड पे चला जाएगा और वहाँ पे दोबारा से उसे साफ करेगा और साफ करने के बाद वहाँ पे खेती की शुरुआत कर देगा। तो इसलिए फार्मर ने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, अब ये है कि भैया इसको स्लेश एंड बर्न क्यों बोला जाता है, तो भैया सिंपल सा तरीका है कि इसको जब साफ वाफ करने का जो तरीका होता है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, इसके ऊपर आग लगा देते हैं, बर्न कर देते हैं, इसको जला देते हैं ताकि आराम से साफ हो जाए। कौन इतनी मेहनत करेगा, कौन इतनी चकारी करेगा, सिंपल सा तरीका है। जैसे हमारे आसपास, दिल्ली के आसपास आप देखते हो ना कि पराली जो होती है, जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो फार्मर्स उस पराली को काटते नहीं है, उसको साफ नहीं करते हैं, बल्कि सिंपल सा करते हैं कि वो उसके अंदर वो आग लगा देते हैं ताकि वो राख में चेंज हो जाए और खेत पूरा साफ हो जाए। द टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। अब यह है कि फार्मर ने लगातार 3-4 साल इस एरिया पे खेती की, जब इसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई तो उसने नए पैच ऑफ लैंड के ऊपर खेती कर ली है। अब यहाँ पे जब 3-4 साल में जब फर्टिलिटी इसकी खत्म होगी तो उसके बाद क्या करेगा, दोबारा वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि तब तक नेचुरल रूप से इसकी फर्टिलिटी वापस रीगेन हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से वो इस जमीन के टुकड़े को चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। ये देखो भैया, स्लेश एंड बर्न कल्टीवेशन के लिए इस प्रकार से वो एरिया को साफ करते हैं। वो ऐसी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करते, सिंपल सा है कि वो आग लगा देते हैं और आग लगाने के बाद पूरा इलाका है वो इस प्रकार से साफ हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा वो खुरच उरच देंगे ज़मीन को और उसके बाद उसमें बीजों को नॉर्मली बोते नहीं है बल्कि ब्रॉडकास्टिंग यानी स्कैटर्ड कर देते हैं, हाथ से बिखेर देते हैं। और उसके बाद भगवान इंद्र की मेहरबानी से बारिश वारिश हो जाती है और जो उगता है वो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए काम में लेते हैं। ये देखिए सिंपल सा प्रोसीजर, पहले उसमें आग लगा दी गई है, आग लगाने के बाद भैया बड़े बड़े ट्रीज हैं वो तो थोड़े बहुत बच जाते हैं, नीचे छोटे प्लांट्स या जो भी घास वगैरह है वो सारा जल के एकदम साफ हो जाएगा। ये बड़े ट्रीज हैं वो बच जाएंगे और नीचे जो बाकी सारा इलाका एकदम से साफ हो जाएगा। ये देखो पूरी तरीके से साफ हो गया। अब इसके अंदर ये जो देख रहे हो आग के जलने के बाद ये क्या बच जाती है, आपकी ऐश बच जाती है, जो राख बच जाती है। इस राख में क्या होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है।
इस राख को वो लोग क्या करेंगे, सोइल के अंदर मिक्स कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इस सोइल में जो पहले ही नेचुरल फर्टिलिटी थी, धीरे धीरे फर्टिलिटी और इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस राख को भी वो बेकार नहीं करते, उसको सोइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्लेश एंड बर्न कल्टीवेशन। अब यदि हम बात करें, आपसे सवाल पूछ लिया जाए इनडायरेक्टली कि डायरेक्टली कि स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर या जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसके डिसएडवांटेज क्या है भैया, क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सिंपल सा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान तो आप देख ही रहे हो कि भाई फॉरेस्ट के अंदर जो अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे प्लांट्स थे वो कल बड़े होकर ट्रीज में कन्वर्ट हो जाते। ठीक है, और ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप सब जानते हो कि इनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, वुड मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक तरह से ये इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि इस खेती के अंदर समाप्त हो जाता है। ठीक है, दूसरा आप देख रहे हो कि आज यहाँ खेती कर रहे हैं, कल यहाँ खेती करेंगे, परसों यहाँ खेती करेंगे, तो इस प्रकार से वो पूरे फॉरेस्ट रिसोर्स को खत्म कर देंगे। दूसरा, जब आग जलाते हो देखो इतना ज़्यादा क्या निकलता है, स्मोक निकल रहा है। तो जैसे हम दिल्ली के आसपास के इलाकों में देख रहे हैं कि वो पोल्यूशन कहाँ से क्रिएट हो रहा है कि पंजाब के अंदर, हरियाणा में फार्मर्स है वो पराली जला रहे हैं। तो इस प्रकार का जो स्मोक क्रिएट होता है वो क्या करता है, नेचर को और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर देता है। और वो आप सबको पता है, जब स्मोक बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी अर्थ में ग्रीन हाउस गैस बढ़ती जाएंगी। ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगी तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये कल्टीवेशन का जो स्लेश एंड बर्न कल्टीवेशन या जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो हमारे लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही चीज नहीं है, इसका बहुत सारा नुकसान होता है। ओके, अगला तरीका है भाई नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग जैसा नाम से ही पता है कि कुछ लोग ऐसे जैसे रेगिस्तान में रहने वाले लोग होते हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग, जो कि जैसे आप JNK में देखोगे, नाम सुना हो गुज्जर बकरवाल, हरियाणा में गद्दी लोग बोलते हैं, राजस्थान में जो बंजारा लोग हैं ये लोग एनिमल नोमैडिक हर्डिंग करते हैं। नोमैडिक हर्डिंग में ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते हुए खेती का काम करते हैं। तो इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो तो एनिमल रियरिंग है, अपने एनिमल्स को पालन पोषण करना है, वो इनका मेन ऑक्यूपेशन है। लेकिन साथ साथ जो खेती भी करते हैं तो उस खेती में परमानेंट रूप से एक जगह नहीं रहते, बल्कि इधर उधर शिफ्ट होते हुए इस प्रकार की खेती करते हैं। तो नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड और एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। तो भारत में नॉर्मली राजस्थान और जम्मू कश्मीर की कुछ पार्ट्स में की जाती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes। तो इसमें नॉर्मली जो ये लोग होते हैं एनिमल हर्डिंग करने वाले, वो लोग टाइम टू टाइम अपने एनिमल्स के साथ, एनिमल्स के फोडर के साथ, यानी उनके चारे के साथ और पानी के साथ एक डिफाइंड रूट होता है, उसके ऊपर ये पूरी साल भर मूव करते हैं। डिफाइंड रूट जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में जो लोग होते हैं वो पहाड़ों की ऊंचाइयों के ऊपर रहते हैं। जब यहाँ पहाड़ों में बहुत बर्फ गिरती है तो वो इन पहाड़ों से क्या आते हैं, नीचे की साइड में आ जाते हैं अपने एनिमल्स के साथ। और यहाँ पर वो एनिमल्स की रियरिंग, क्योंकि नीचे पहाड़ों में तो ऊपर बर्फ जम चुकी है, अब पहाड़ तो उनके एनिमल्स के लिए चारा कहाँ से आएगा, फोडर कहाँ से आएगा, तो इसलिए वो नीचे की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर इजीली उनको और उनके एनिमल्स को चारा वगैरह मिल जाता है। जब ये बर्फ मेल्ट डाउन हो जाती है तो ये दोबारा से अपने पहाड़ों में अपने घरों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो डिफाइन रूट होता है कि इस रास्ते से नीचे आएंगे और दोबारा से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये वापस जाएंगे, तो ये उनकी साल भर की एक्टिविटी में शामिल रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से रेगिस्तानी इलाकों में, राजस्थान में जो थार का डेजर्ट है, वहाँ के लोगों को आप देखोगे जो इस प्रकार की हेडिंग करते हैं, वो लोग जब समर का टाइम होता है, जब रेगिस्तान में टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है, तो वहाँ से वो शिफ्ट करते हुए दूसरी जगह चले जाते हैं, और जब विंटर सीजन होता है तो वो दोबारा से इन इलाकों में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो सिस्टम उसको नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो आपकी हर्डिंग है, एनिमल रियरिंग करना है। ठीक है, ये आपके नोमैडिक हर्डिंग पिक्चर से आप समझ सकते हो। अब अगला जो भैया खेती करने का तरीका है उसको बोलते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। अब इसमें भी हम दोबारा से वही करेंगे, 3 जो वर्ड्स हैं उनसे ये बना हुआ है, तो 3 वर्ड्स को हम अलग अलग समझेंगे अपने तरीके से, और इसका आसानी से हमें इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा कि इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग होती क्या है। सब्सटेंस का तो पहले भी हमने देखा था कि अपनी आजीविका के लिए, अपने निर्वाह के लिए जो फार्मिंग का मतलब कृषि करना, सब्सटेंस का मतलब आजीविका के लिए खेती करना। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, इंटेंसिव बोलते हैं भैया बहुत ही गहन तरीके से, कि भैया आजकल बच्चा एग्जाम आ रही है, एग्जाम के पास बहुत ही इंटेंस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, मतलब पूरा परीक्षा के लिए अपनी किताबों में एकदम से बच्चा डूबा हुआ है, तो उसको बोलते हैं इंटेंस। मतलब आपकी अप्रोच कैसी है, आजकल तो मेरी अप्रोच बहुत ही इंटेंस है, पूरी दम लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, या पूरी क्लास को परेशान कर रहा हूँ, तो उसमें भी मेरी अप्रोच बहुत ही इंटेंस है, मतलब किसी चीज़ में बहुत ही गहराई तक खो जाना।
तो नॉर्मली बात करें कि भैया इंटेंसिव फार्मिंग होती कहाँ पे है, जहाँ पे इतना जोर आदमी इतना अपनी खेती में खो जाता है, इतना सब कुछ लगा देते हैं। तो देखो भैया इस प्रकार की फार्मिंग नॉर्मली ऐसे इलाकों में की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन होती है ज़्यादा और ज़मीन होती है कम। अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, पहले ये दो भाइयों के पास था, तो दो भाइयों के पास ज़मीन का टुकड़ा कितना होगा, आधा आधा हो जाएगा। तो ये एक भाई था ए और ये भाई था बी। अब ये बड़े आराम से खेती कर रहे थे, इनका आराम से काम चल रहा था। अब ए के हो गए 2 बच्चे और बी के भी 2 बच्चे हो गए, तो इस ज़मीन के टुकड़े का बंटवारा नहीं हो जाएगा। अब ये टुकड़ा बट के हो गया ए के दोनों बच्चों के पास, और इधर से बी के ज़मीन का टुकड़ा भी हो गया ए के दोनों बच्चों के पास। समझ गए। अब भैया ए के 2 बच्चे थे तो इनके भी 2-2 बच्चे हो गए और इनके भी 2-2 बच्चे हो गए, तो ज़मीन का बंटवारा कैसे हो जाएगा, ज़मीन का बंटवारा हो गया ऐसे और ऐसे। तो आप समझ सकते हो जैसे जैसे इनके बच्चे बढ़ते जाएंगे, यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो ज़मीन तो उतनी ही है ना, लेकिन ज़मीन पहले देखिए इतना बड़ा इलाका एक बंदे के पास था, लेकिन अब वो ज़मीन 4 लोगों में डिवाइड हो चुकी है, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से डिवीजन से अब एक बंदे के पास कितना, इतना सा इलाका बचा है, और पहले एक बंदे के पास इतना इलाका होता था। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी ज़मीन की जो बंटवारा होता जाएगा, ज़मीन का जो एरिया है वो तो लिमिटेड है। ये तो है नहीं कि हमारी तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसके साथ ज़मीन का जो पार्ट है वो तो अभी भी 1/3 ही है ना, बाकी 2/3 के ऊपर आज भी ओशियन ही है। ये तो है नहीं कि हमारी अर्थ का एरिया बढ़ जाएगा, तो ज़मीन तो हमारे पास उतनी की उतनी ही है। तो अब ज़मीन तो कम होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है कि पहले इतने बड़े इलाके से, इतने बड़े एरिया से आप अपने एक परिवार का पेट पाल रहे थे, अब आपके पास ज़मीन हो गई है उसकी 1/4 और परिवार आपका वही है। तो अब क्या करोगे इसके ऊपर, तो अब हम करेंगे भैया इसके ऊपर बहुत ही इंटेंसिव एग्रीकल्चर करेंगे, पूरा जोर लगा देंगे, पूरा जोर लगा के हर प्रकार से जो भी चीज़ें जानते हैं हम उन सबको इसमें यूटिलाइज करेंगे। अच्छे अच्छे बीज डालेंगे, कुछ दवाई ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे ताकि पौधा और अच्छे तरीके से ग्रोथ करे, पौधे में कोई कीड़ा लग गया तो अच्छा सा पेस्टिसाइड डालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा जी जान झोंक के इसमें खेती की जाएगी, वरना पापी पेट का सवाल है, फैमिली वालों को खिलाएंगे क्या। तो इसलिए इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर की जाती है उसको बोलते हैं हम इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो पहला रीजन जो है कि भैया इस प्रकार की खेती को पहचाने क्या, तो पहला तरीका है हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड, कि जमीन के ऊपर जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसका बहुत प्रेशर रहता है। अब भैया जमीन के ऊपर प्रेशर आ ही रहा है, इसीलिए जमीन के टुकड़ों में बढ़ती जा रही है। देखो पहले बढ़ते बढ़ते कितने टुकड़े हो गए, तो जमीन के ऊपर इस पॉपुलेशन का प्रेशर आया तो जमीन का टुकड़ा छोटा हो गया। स्मॉल लैंड होल्डिंग, जमीन की जो होल्डिंग होती है वो बहुत ही छोटी छोटी होती है, हो गई ना। पहले बड़ी जमीन थी, उसके बाद वो 8 हिस्सों में बढ़ गई है। अभी तो हमने केवल 2 ही पीढ़ियों तक गए हैं, हम 2 से तीसरी पीढ़ी में चले जाते तो हो सकता है 16 हिस्सों में बढ़ जाती। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है। मल्टी क्रॉप सिस्टम, अब जमीन तो भैया छोटी सी बची है, तो अब जमीन की इस छोटी सी जमीन के ऊपर ही हम अलग अलग टाइप की खेती करते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी क्रॉप सिस्टम। कि एक किसी जमीन पे उस टाइम विंटर में हम गेहूं भी लगा देंगे, उसी टाइम इसमें सरसों भी उगा लेंगे, और इसी टाइम इसमें थोड़े से बीच के हिस्से में राई वगैरह भी डाल देंगे, बीच में थोड़ा सा हिस्सा होगा वहाँ पे मूली वगैरह सब्जी वगैरह भी डाल देंगे। तो भैया हो गया ये मल्टी क्रॉप सिस्टम, कि अलग अलग टाइप की फसलें हम एक ही जमीन के ऊपर उगा रहे हैं। क्रॉप इज कंज्यूम्ड बाई फैमिली, ज़्यादातर फसल है वो फैमिली के द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है, थोड़ा बहुत सरप्लस बच जाता है तो उसे हमारे जो आसपास का जो लोकल मार्केट है वहाँ पे बेच देंगे। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, अब जो इस जमीन के ऊपर तुम इतना सारा खुराफात कर रहे हो तो भैया अकेले की बस की बात तो है नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेबर लगानी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लगाने पड़ेंगे ताकि खेती आसानी से हो सके। तो इसलिए इसको लेबर इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। इसमें लेबर बहुत लगेगी भैया, क्योंकि ज़मीन है छोटी और प्रोडक्शन चाहिए आपको पहले से ज़्यादा, तो कैसे होगा, तो उतनी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। मार्क्स चाहिए आपको 100, सिलेबस है बहुत बड़ा, तो कैसे होगा ये तभी हो पाएगा ना जब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे, तो यहाँ भी प्रोडक्शन तभी बढ़ पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को लगाया जाएगा। हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, अब ज़मीन तो भैया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यूज़ करे हो तो उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है वो तो ख़त्म हो गई है, और हमारे पास ये इतना भी नहीं है कि इस ज़मीन को छोड़कर 2-3 साल किसी दूसरी ज़मीन पे खेती कर लें ताकि ये दोबारा से रिचार्ज हो जाए। तो अब क्या करोगे, तो उसके लिए और प्रोडक्शन भी आपको पूरा चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, बायोकेमिकल इनपुट डालोगे कि अच्छी इसमें यूरिया डालोगे, इसमें DAP डालोगे, इसमें जितनी भी खाद आती हैं वर्ल्ड में वो सारी की सारी फर्टिलाइजर आप डाल दोगे। थोड़े से भी कीड़े लगे तो आप झट से इसमें नेचुरल जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो डाल दोगे।
इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाई प्रोडक्शन। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है तो केवल मानसून के भरोसे तो प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मानसून के भरोसे तो इतना ही प्रोडक्शन होगा कि आपकी फैमिली का काम चल सके, लेकिन आपको तो मार्केट में बेचने के लिए सरप्लस भी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इरिगेशन का यूज़ करोगे। आप इरिगेशन के लिए क्या हो सकता है, आप कुआं खोद डालो कोई, ठीक है, आसपास कोई नहर होगी उससे आप इरिगेशन कर सकते हो, पॉन्ड बना सकते हो, यानी कि आपको अलग अलग इरिगेशन तरीकों का यूज करोगे। फार्मिंग इज मैकेनाइज्ड। दूसरा ये जो फार्मिंग है इसमें पुराने तरीकों का यूज नहीं होता है, जैसे हमने प्रिमेटिव फार्मिंग में देखा था। यहाँ पे फार्मिंग पूरी मैकेनाइज्ड है। जो खेती की जाती है उसमें ट्रैक्टर का यूज होगा, जब फसल कटाई होगी तो उसमें अलग मशीनों का यूज होगा, स्प्रे करने के लिए अलग मशीनों का यूज होता है। तो इस प्रकार से फार्मिंग में पूरी मैकेनाइज्ड फार्मिंग है। मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम द मिनिमम लैंड। जमीन मिनिमम है लेकिन प्रोडक्शन कितना लेना है, यहाँ से मैक्सिमम लेना है, यानी कम से कम जमीन से अधिकतम रूप से प्रोडक्शन लेना। चलो अब पिक्चर के थ्रू समझते हैं इसको थोड़ा, कि भैया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ज़मीन है कम, तो इस प्रकार की खेती को क्या बोलेंगे हम, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसी खेती, ऐसा खेती का सिस्टम जिसमें कि हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है, ज़मीन का इलाका उतना ही है, और ये लोग आप देखोगे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में देखोगे तो इससे डबल हो जाएंगे, लेकिन ज़मीन तो उतनी ही रहनी है और ज़मीन और कम होती जाएगी इन लोगों के लिए। ठीक है, अगला स्मॉल लैंड होल्डिंग, की सबके पास जमीन का छोटा छोटा टुकड़ा बचा है तो इसलिए स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है कि भैया पहले मान लीजिए मेरे माँ बाप के पास इतनी ज़मीन थी, ठीक है, अब हम हो गए 4 भाई, तो एक में एक पास इतनी आ गई, दूसरे के पास इतनी आ गई, तीसरे के पास इतनी आ गई, 1 2 3 4, तो स्मॉल हो गई ना। और हम चारों के बच्चे होंगे तो उनमें हो सकता है और डिवाइड हो जाए, तो उनके पास और छोटी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। अगला मल्टी क्रॉप सिस्टम, की ज़मीन उतनी है तो उसमें मल्टी क्रॉप यानी अलग अलग टाइप की फसलें एक साथ ही उगाते हैं। इधर हमने ये प्लांट्स भी उगा दिए, इधर फिर हमने दूसरी फसल उगा दी, फिर बीच में ये तीसरी फसल उगा दी है। तो ये देख रहे हो अलग अलग टाइप की फसलें उगा रखी हैं। और यहाँ पे ये कुछ प्लांटेशन भी कर रखा है कि भैया नींबू के पेड़ लगा दिए, संतरा के पेड़ लगा दिए, तो वहाँ से भी प्रोडक्शन होता रहे, तो इसको बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, यहाँ देखिए कुछ अलग पौधे लगा दिए और यहाँ पे कुछ अलग पौधे लगा दिए, तो ये आपका मल्टी क्रॉपिंग हो गया। यहाँ देखिए कुछ बीच में ऐसे प्लांट्स लगा दिए जिनकी हाइट कम होगी, फिर कुछ ऐसे प्लांट्स लगा दिए जिनकी हाइट ज़्यादा है। तो हर इलाकों में अलग अलग टाइप के प्लांट्स और फसलों के साथ आप मल्टी क्रॉपिंग करते हो। अगला क्रॉप्स इज कंज्यूम बाय फैमिली, ज़्यादातर क्रॉप्स हैं वो तो फैमिली कंज्यूम कर लेती है, कुछ सरप्लस होता है उसे लोकल मार्केट में बेच दिया जाता है। तो घर में गोभी की फसल लगा रखी है तो गोभी कितनी खाओगे घर वाले, तो बाकी क्या करोगे आप लोकल मार्केट में ले जाके इसको बेच डालोगे। तो ये भी इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग का ही पार्ट है। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, भैया बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए, ज़्यादा अच्छी से अच्छी खेती चाहिए। तो देखो एक ही खेत में कितने सारे लोग लगे हुए हैं। अब आप सोचोगे कि अकेला भी तो ये पूरा काम कर सकता था, इतने सारे क्यों लगा रखे हैं इसने। तो सोच समझ के देखिए फसल अच्छी तभी हो पाती है जब वो टाइम पे उसमें जुताई की जाए, टाइम में उसमें बीज डाले जाएं। तो एक ही व्यक्ति लगा रहेगा तो धीरे धीरे ये ज़मीन है इसकी नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको तो मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना है तो एक पर्टिकुलर जो फेवरेबल टाइम है उसी टाइम आपको खेती करनी है। तो अकेले के बस की बात है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग लोगों की हेल्प से पूरे खेत को जोता जा रहा है। बायोकेमिकल इनपुट्स, ये बीज आप देख लो, हाई HIV सीड्स, इनकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि ऐसे बीज जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। ये देखिए ये डाल रहे हो आप यूरिया पौधे की जड़ों में जो डाला जा रहा है, ये केमिकल फर्टिलाइजर है। ये देखिए पौधों के अंदर आप स्प्रे मार रहे हो, ठीक है, ताकि इस पे जो कीट पतंगे हैं या जो इंसेक्ट्स हैं वो आपके भाग जाएं। तो केमिकल इनपुट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हो आप इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में। अगला इरिगेशन, अब इरिगेशन के लिए भैया मेरे पास पैसे थे तो मैंने खेत में अपना एक ट्यूबवेल लगवा लिया, तो उससे मैं इरिगेशन कर रहा हूँ। किसी के आसपास किसी के यहाँ ज़्यादा बरसात होती है तो उसने खेत में ही अपना एक तालाब बना लिया, ठीक है, और किसी के यहाँ से कोई नदी जाती है तो गवर्नमेंट ने कोई यहाँ से नहर निकाल दी तो इसके द्वारा खेतों में वो सिंचाई कर लेगा। तो यानी कि यहाँ पे इरिगेशन के डिफरेंट मेथड का यूज़ होता है। मानसून के भरोसे खेती नहीं होती है कि भगवान इंद्र देवता मेहरबान होंगे तभी हमारे खेतों में सिंचाई हो पाएगी। इरिगेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स को यूटिलाइज किया जाता है। फार्मिंग इज मैकेनाइज्ड, की फार्मिंग है उसमें पूरे सिस्टम का में कोई ह्यूमन बींग का ज़्यादा रोल नहीं है, ज़्यादातर मशीनों का यूज किया जा रहा है। ये आप कंबाइन देख रहे हो, फसल की कटाई की जा रही है, यहाँ पर खेत को तैयार किया जा रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये धीरे यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स वगैरह होंगे या जो भी इसका प्रोडक्ट होगा वो इसके द्वारा डायरेक्ट यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है। ओके, तो इस प्रकार से फार्मिंग में पूरे मैकेनाइज्ड सिस्टम को यूटिलाइज किया जा रहा है।
अगला जो सिस्टम है वो हमारा कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग जैसा नाम ही बता रहा है, कमर्शियल जुड़ा हुआ कॉमर्स से, यानी मार्केट पर्पज के लिए जो फार्मिंग की जाती है उसको हम कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। तो पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड इज लो, लार्ज लैंड होल्डिंग, लेकिन इसमें जो लैंड होल्डिंग होती है यानी जिस जमीन के ऊपर ये खेती की जाती है वो बड़े बड़े इलाके होते हैं, ठीक है। ये क्योंकि मार्केट के लिए कर रहे हो तो भैया इतने बड़े इलाकों में आप खेती कर रहे हो। अब रिलायंस के लिए यदि आप खेती कर रहे हो मान लीजिए, तो छोटे मोटे इलाकों में रिलायंस आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए थोड़ी आएगा। आपके पास बड़े बड़े खेत होने चाहिए जहाँ पर आप इस प्रकार की खेती कर सको। सिंगल क्रॉप सिस्टम, और यहाँ पे खेती केवल एक ही सिंगल क्रॉप की जाती है, वो इंटेंसिव की तरह मल्टी क्रॉपिंग नहीं होता, केवल एक ही फसल उगाई जाती है। क्रॉप इज ग्रोन फॉर कमर्शियल सोल्ड इन द लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट, और जो फसल उगाई जा रही है वो ये नहीं है कि उस फसल का प्रोडक्शन केवल आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। फसल प्रोडक्शन जो फसल उगा रहे हो उसका मेन पर्पज है कमर्शियल पर्पज, कि उसको आपको लोकल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे उसे ले जाके उसे बेचना है। फार्मिंग इज मैकेनाइज, और पूरी तरीके से फार्मिंग मैकेनाइज होती है। ह्यूमन लेबर का कोई यूज नहीं होता, आदमी की कोई जगह ही नहीं है, सारा काम मशीनों से होता है, ठीक है। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड इज लो, तो कमर्शियल फार्मिंग में जो पॉपुलेशन प्रेशर होता है वो कम होता है, इसलिए तो जब बड़ी बड़ी स्मॉल होल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर कम है तो आप मार्केट के लिए फार्मिंग कर रहे हो, पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा होता है तो भैया अपनी फैमिली के लिए फार्मिंग करते हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग में पहला क्या है कि पॉपुलेशन प्रेशर होता है ज़मीन के ऊपर, वो कम होता है। दूसरा लार्ज लैंड होल्डिंग होता है और सिंगल क्रॉप उगाते हैं। यहाँ पे देख रहे हो खेत कितने बड़े बड़े हैं, कोई और सॉरी नहीं है, कितना बड़ा एक ही खेत है। और पहले वाले इंटेंसिव में हमने कैसे दिखा था, इतने स्मॉल 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 पैच ऑफ लैंड देखे थे, और यहाँ पे सिंगल रूप से बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स है, लार्ज लैंड होल्डिंग्स, और सिंगल क्रॉप उगाते हैं। चारों तरफ देख रहे हो, चारों तरफ गेहूं की फसल उगी हुई है। पहले वाले में आपने देखा था कहीं बड़ा पेड़ लगा हुआ है, कहीं छोटा प्लांट उगा रखा है, फिर बीच में एक दूसरी फसल उगा रखी है, और उनका बस चलता तो चौथी फसल भी कहीं ना कहीं उगा डालते। तो इस प्रकार से क्रॉप पैटर्न आप देखोगे तो सिंगल क्रॉप पैटर्न है, एक ही फसल को उगाया जा रहा है पूरे खेत के अंदर, ठीक है। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को यहाँ पे यूटिलाइज नहीं किया जाता है। तो ये आपकी कमर्शियल फार्मिंग सिंगल क्रॉप सिस्टम की, पूरे इलाके में चारों तरफ जहाँ भी नजर जाएगी ये बड़े बड़े खेतों में एक ही फसल को उगाया जा रहा है। क्रॉप इज ग्रोन फॉर द कमर्शियल सोल्ड इन द लोकल एंड द इंटरनेशनल मार्केट। क्रॉप है वो कमर्शियल पर्पज के लिए उगाई जा रही है, मार्केट के लिए उगाई जा रही है, तो उसे आसपास जो लोकल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट में भेज दिया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में आप सबको पता है भैया, ये सब शिप के ऊपर, जहाज़ों के ऊपर कंटेनर में रखकर सामानों को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस किया। ओके फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वी विल डिस्कस इट अगेन एंड अगेन। ओके, पार्ट 3 के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।